फ़र्ज़ करें आप बिस्तर मर्ग पर हैं। एक फ़रिश्ता आकर आपके कान में सरगोशी करते हुए पूछें कि क्या आप अपनी इस ज़िंदगी को अपने तमाम तर दुख, दर्द, तल्ख़ तजुर्बात और अज़ियतों के साथ दोबारा जीना चाहते हैं? आपका जवाब क्या होगा? हाँ या ना? अब ये सवाल महज़ एक सवाल नहीं बल्कि एक नफ्सियाती टेस्ट है। इस अमल को नीत्शे ने इटर्नल रिकरेंस कहा। ये एक पैमाना है जिसके ज़रिए से ये नापा जा सकता है कि कोई इंसान किस कदर ऑथेंटिक और हकीकी ज़िंदगी गुजार रहा है। अब अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब यह है कि आप एक ऑथेंटिक और भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी ज़िंदगी के तमाम तर मसाइल के बावजूद भी आप वही हैं जो आप चाहते थे। जबकि ना की सूरत में आपको अपने गिरबान में झांकने और अपने लाशऊर में उतरने की ज़रूरत है। ये मालूम करने की ज़रूरत है कि आप नहीं बल्कि किसी और के परताव हैं। आप कहानी के अदाकार तो हैं, लेकिन किरदार का तयन आपने नहीं बल्कि ज़माने की रविश ने किया है। नीचे के मुताबिक मसनूई या गैर ऑथेंटिक ज़िंदगी की बहुत बड़ी वजह हर्ड मेंटेलिटी यानी भीड़ चाल है। भीड़ चाल के बायस इंसान अपनी इनफरादियत को अक्सरियत की तकलीद पर कुर्बान कर देता है। ये तर्ज फ़िक्र इंसान को एक मसनूई और गैर हकीकी ज़िंदगी गुजारने पर माइल करता है, क्योंकि वो अपनी ज़ात की गहराइयों में उतरने के बजाय ज़माने की रवश, अक़दार, रिवायात और आदात को अपना लेता है। नीचे के ख़याल में ऐसा इंसान लॉस्ट मैन बन जाता है, जो अपनी इनफरादियत और खुदी को दबाकर एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाता है जो बज़ाहिर महफूज लेकिन दर हकीकत रूहानी तौर पर बांझ होती है। जर्मन फ़लसफ़ी हेडेगर का इस ज़मन में मशहूर कॉल है कि एवरीवन इज़ द अदर एंड नो वन इज़ हिमसेल्फ। हेडेगर के नज़दीक भी इंसान मसनूई ज़िंदगी तब गुजारता है जब वो दास मैन यानी आम लोग या मुआशरती अक्सरियत की राय और रवैयों को अपना मयार बना लेता है। सनती इनकलाब के बाद जब जदीद दौर की शुरुआत हुई तो एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया गया जहाँ लोगों को एक टूल या पुर्जे के तौर पर इस्तेमाल करना मकसूद था। जदीद दौर के इंसान को कंट्रोल करने के लिए एक नए समाजी बंदोबस्त की ज़रूरत थी। मिशेल फूको ने ऐसे समाज को डिसिप्लिनरी मुआशरा कहा। ब्योंग चुल हान अपनी किताब बर्न आउट सोसाइटी में मिशेल फूको की डिसिप्लिनरी सोसाइटी और दौर हाजिर की अचीवमेंट सोसाइटी का मवाजना करते हुए लिखते हैं कि डिसिप्लिनरी सोसाइटी में दौर कदीम की तरह ताकत और जबर के ज़रिए नहीं बल्कि इदारों, कवानीन, नज़्म ज़ब्त, निगरानी और ख़ुद एहतसाबी के निज़ाम के ज़रिए इंसानी रवैयों को कंट्रोल किया जाता रहा। स्कूल, फैक्ट्री, हस्पताल जैसे इदारे फ़र्द को एक मती जिस्म में बदल देते हैं जो खुद ही अपनी निगरानी करता है और ताकत के गैर मरई जाल में कैद होकर सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। डिसिप्लिनरी सोसाइटी में रियासत फैसला करता है कि स्कूल किस वक्त जाना है, छुट्टी किस वक्त होनी है, किसने कितना पढ़ना है, किसने क्या पढ़ना है, किसने क्या बनना है, कैसे बनना है। इन सब बातों का तयन रियासत खुद अपनी निगरानी में करता है। रियासत ही ये फैसला करता है कि हक क्या है, बातिल क्या है, इंसाफ क्या है, नाइंसाफ़ी क्या है, गद्दार कौन है, हकदार कौन है। ऐसे निज़ाम में और इस पूरे अमल में फ़र्द को जबर का शऊर नहीं होता, मगर वो अपनी आज़ादी के धोखे में रहकर मुसलसल कंट्रोल का शिकार रहता है। इसके बरक्स हान की अचीवमेंट सोसाइटी का जदीद इंसान अगरचे ज़ाहरी तौर पर आज़ादी, खुद इरादियत और इंतखाब की ताकत रखता है, मगर वो एक नए किस्म की जबर यानी खुद इस्तेहसाली का शिकार हो चुका है। अचीवमेंट सोसाइटी यानी कारकर्दगी पर मबनी मुआशरे का हर फर्द खुद को एक प्रोजेक्ट, एक ब्रांड और एक प्रोडक्ट के तौर पर देखता है। अचीवमेंट सोसाइटी में इंसानी रवैयों को कंट्रोल करने के लिए किसी डिसिप्लिन, किसी इदारे या कानून की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दौर हाजिर का इंसान खुद ही अपने आप पर दबाव डालकर एक आइडियल सेल्फ बनने की कोशिश में है। हान के मुताबिक इसकी बहुत बड़ी वजह ओवर पॉजिटिविटी है। हाँ आप कर सकते हैं, हाँ आप कर सकते हैं का वो ज्ञान है जो आपको सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर सुनने को मिलेगा। कासिम अली शाह, मुनीबा मज़ारी और नन्ना प्रोफेसर मोटिवेशन के नाम पर ओवर पॉजिटिविटी के इतने डोज लगा चुके हैं कि अब नौजवान नस्ल न रियासत को कोसता है, न अपने हालात को, न अपनी मजबूरियों को, बल्कि हर लम्हा खुद को कोसता है और ख़ुद को मलामत करता है। पॉजिटिव सोसाइटी की यह फ़ज़ा जिसमें मनफी जज्बात, थकन, बेजारी या बगावत की कोई गुंजाइश नहीं, फ़र्द को वजूदी गहराइयों से
محروم کر دیتی ہیں۔ نتیجتاً دور جدید کے انسان بالخصوص نوجوان نسل مسلسل ایک ایسی ریس میں بھاگ رہا ہے جس کا انجام ماں سوائے تکن کے کچھ بھی نہیں۔ نئی تہذیب کا انسان نہ صرف دوسروں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش میں مصروف ہے، بلکہ وہ اپنی زندگی کے وجودی سوالات کو نظر انداز کر کے گواہ ہوتے ہوئے بھی ہنس کی چال چل رہا ہوتا ہے۔ پیزا اور برگر کھاتا کم ہے، سوشل میڈیا پر دکھاتا زیادہ ہے۔ اپنی گاڑی، بنگلہ اور یہاں تک کہ اپنا آئی فون بھی فرنٹ جیب میں رکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے کہ دنیا کو اپنی اچیومنٹ دکھا سکے۔ مریض، سواد، کردو اور کلام اس لیے نہیں جاتا کہ وہاں اس کی روح کو تسکین ملتی ہے، بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ وہاں جا کر کانٹینٹ بنائے اور سوشل میڈیا کی زینت بنا کر اپنی اچیومنٹ ثابت کر سکے۔ زندگی کا لمحہ لمحہ جی نہیں رہا، بلکہ اپنی گیجٹس میں محفوظ کر کے دنیا کو دکھانا چاہتا ہے اور اپنی ان اچیومنٹس پر اترانا چاہتا ہے۔ المیہ تو یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے، اچیومنٹ کیا ہے، خوشی کیا ہے، یہ فیصلہ بھی فرد نے نہیں بلکہ سوشل میڈیا ٹرینڈز نے کرنا ہوتا ہے۔ ہان کے مطابق یہ خاموشی سے مسلط کیا گیا جبر فوکو کے ڈسپلنری سوسائٹی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں فرد کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایک غیر اصل زندگی گزار رہا ہے۔ اس طرح بیونگ چول ہان جدید انسان کو ایک ایسے قیدی کے طور پر پیش کرتے ہیں جو اپنی زنجیروں کو آزادی سمجھ کر پہنتا ہے۔ برن آؤٹ سوسائٹی کا انسان تک چکا ہے اور وہ اس تکن سے چھٹکارا پانے کے لیے روک کر سستانے کے بجائے مزید تیز بھاگنے پر آمادہ ہے۔ معروف نفسیاتی ماہر کارل یونگ نے اس مسئلے کا حل انڈیویجویشن بتایا ہے۔ یونگ کے مطابق انسان اگر اپنے لاشعور میں اتر کر اپنے حقیقی وجود کا ادراک کرے اور اس لاشعوری وجود کو شعوری وجود کے ساتھ ملا کر زندگی گزارے تو ایک اوتھینٹک زندگی گزارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لاشعور میں اترنے کا مختصر ترین راستہ انسانی خواب ہے۔ خواب لاشعور میں جھانکنے کی کھڑکی ہیں۔ ہمارے خواب دراصل ہمارے ادھورے ارمان اور دبے ہوئے جذبات ہوتے ہیں۔ اپنی ادھوری حسرتوں کا مداوع ہی اصل زندگی ہے۔ بس انسان کو اوتھینٹک ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ کوئی دھوبی ہو، حجام کی دکان پر نائی ہو یا سرحد پار لڑتا سپاہی۔